हरियाणा में निकाली जा रही सद्भावना यात्रा आज नूंह जिले के फिरोजपुर नमक पहुंची, जहां यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान पूर्व सांसद ब्रजेंद्र सिंह और उनके पिता पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह पूरे उत्साह और जोश में नजर आए। फिरोजपुर नमक में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान पूर्व सांसद ब्रजेंद्र सिंह ने कई अहम राजनीतिक संकेत दिए। पूर्व सांसद ब्रजेंद्र सिंह ने एक सवाल के जवाब में कहा कि वो यात्रा के दौरान नेता प्रतिपक्ष सांसद राहुल गांधी से दोबारा मुलाकात करेंगे। उन्होंने स्पष्ट संकेत दिए कि भले ही तिथि और स्थान अभी तय ना हो, लेकिन राहुल गांधी जल्दी ही सद्भावना यात्रा में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य प्रदेश और देश में आपसी सद्भाव बनाए रखना, कांग्रेस को पूरी तरह एकजुट करना और जो कार्यकर्ता व नेता पार्टी से निष्क्रिय हो गए थे उन्हें फिर से जोड़ना है। उन्होंने कहा है कि आईएएस बनने के बाद कुछ वर्षों तक सेवा की, लेकिन राजनीति में रहकर ही विचारधारा के आधार पर जवाब दिया जा सकता है। नौहिंसा का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह स्थानीय लोगों ने आपसी भाईचारे से हालात को जल्दी शांत किया, उसी तरह का माहौल पूरे प्रदेश और देश में बनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सद्भाव यात्रा अब तक करीब 1000 किलोमीटर का सफर तय कर चुकी है और 30 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों में गुजर चुकी है। आने वाले कई दिनों तक ये यात्रा नूंह जिले में रहेगी, जहां इसे जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। तो वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कहा कि धीरे धीरे कांग्रेस के सभी नेता इस यात्रा में जुड़ेंगे। उन्होंने विश्वास जताया ये यात्रा हरियाणा कांग्रेस को एकजुट करने में अहम भूमिका निभाएगी। यात्रा के नूंह पहुंचने पर मेवात जिला बार एसोसिएशन नूंह के अध्यक्ष मकसूद खान ने अपने साथियों के साथ स्वागत किया। बता दें, रेवासन, गांधीग्राम, घासेड़ा, फिरोजपुर नमक और नूंह शहर में जगह जगह फूल मालाओं से सद्भावना यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। कुल मिलाकर सद्भाव यात्रा कांग्रेस में नई ऊर्जा भरती नजर आ रही है। आप देख रहे हैं नूंह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और रोजाना देखते रहिएगा जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। हरियाणा कांग्रेस को एकजुट करने में कारगर कड़ी साबित हो, क्या कहेंगे? आप वैसे तो ये छाप दोगे, लेकिन छाप दो, मेरे पहले भी छप गई। हाँ, ये सारे आएंगे सब, आप चिंता ना करो। कांग्रेस को मैं जितना जानता हूँ इस देश में कोई नहीं जानता। और दूसरी बात ये है कि समय की बात है। समय में ऐसा ही है कि भाई कोई जल्दी आएगा, कोई सोच समझ के आएगा। मैं अभी बता रहा था इनको, और कोई अपने भाई को, बेटे को भेज रहा है कि मैं आ गया जी, पापा को काम था। तो आप चिंता ना करो, पापा भी आएंगे। बरकरार है। देखिए, आपका ये, आप मेरे से अकेले में बैठ के बात करो, कोई भी इससे काम नहीं चलेगा। बात, मोटी बात ये है कि एक मेरी सोच है, वो इस देश में सबसे ज्यादा एब्रेशन अगर प्रजातंत्र में आई है तो वो चीफ मिनिस्टर ऑफिस, CMO। उसको जब खुद हरियाणा का चीफ मिनिस्टर ये बोलता है, ये सैनी साहब, कि मैं तो चपरासी की बदली भी नहीं कर सकता, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई पावर को कंट्रोल करता है। और वो पावर कंट्रोल स्टेट्स में तो चीफ मिनिस्टर का ऑफिस करता है, और ऊपर वाले में ऐसा नहीं होता था। मैं 4.5 साल मोदी जी की कैबिनेट में रहा हूँ, वहां भी कुछ ऐसी प्रथा अब चल पड़ी जो अच्छी नहीं है। इसलिए मैं मानता हूँ कि सोच तो, मंत्री भी अगर होशियार हो, छोटू राम जी के बारे में जो लोगों का विचार है, उन्होंने कभी 2 बार उनको उस पंजाब में प्रीमियरशिप ऑफर करी। सारे जितने भी उनकी पार्टी के MLA थे वो कह लगे नहीं, यहाँ प्रीमियर होगा मुस्लिम बिरादरी का, क्योंकि 56% मुसलमान की पॉपुलेशन थी उस पंजाब में। लेकिन नाम उनका आज यूं का यूं, छोटू राम जी का, क्योंकि टोटल लेजिस्लेशन
उनके जो भी 30 के करीब ऐसे एनेक्टमेंट्स हैं, नए कानून या अमेंडमेंट जो खुद ड्राफ्ट करते थे। और मैं तो मिनिस्टर रहा हूँ 15-16 साल। मैंने देखा कि आज के युग में IAS अफसर बना के लाते हैं कि मंत्री को थोड़ी बहुत अकल वाला होगा तो उसमें कुछ कॉमा स्टॉप की बात कर सकता है कि नहीं। तो इसलिए ये एक बड़ी बात है जिसमें मैं ये सोचता था कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है वो अगर हो तो फिर तो मंत्री भी उतना इम्पोर्टेंट है जितना चीफ मिनिस्टर। लेकिन ये मैंने कहा दिस इज एबरेशन, ये अपभ्रंश है। और इसलिए मेरा अपनी ये सोच थी। बाकी मैं इतना जरूर सोचता हूँ कि अगर सही आदमी आए तो मैं उसका अब सलाह दे सकता हूँ। बाकी कौन कितना मानेगा ये तो नहीं, लेकिन अब इरादा आप ये कहो कि छोड़ ही दो तो मैंने छोड़ ही दिया। है कि वो तो समाज के अंदर ही है ये चीज। हमारा हमारा जो भाईचारा है वो कोई आज का या 100 साल का नहीं है, वो सदियों से है। कोई राजनीतिक मत किसी का कुछ भी हो, लेकिन वो हमेशा से बहुत मजबूत रहा है। और ऐसा नहीं है कि अभी वो टूट चुका है, लेकिन तनाव पैदा कर दिया गया है उसके अंदर। और राजनीति, क्योंकि खेल राजनीतिक है तो उसका मुकाबला भी राजनीति से आना पड़ेगा। और इसीलिए मैं इसमें कांग्रेस की भूमिका के ऊपर बार बार जोर देता हूं कि कांग्रेस यदि मजबूती से ग्राउंड पे लड़ेगी इस बात को तो कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, क्योंकि समाज के लोग हमारे यहाँ उस तरह के नहीं हैं, उस तरह की सोच नहीं रखते। जो मैं किसी और प्रदेश का नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन हमारे यहाँ फिर भी आपस में मेल जोल जो है वो कहीं ज्यादा है और प्रदेशों के मुकाबले। देखने में सबसे बड़ा उदाहरण है जो आपने दिया। मैं इसी उदाहरण को बार बार अपने भाषणों में लूँ, मैं तो आज आया हूँ, मैं पीछे भी यही उदाहरण वहाँ लोगों को देता हूँ कि आप वहाँ देखिए कि वहाँ पे जो पाल वगैरह है ये सामने आई और उस चीज को वहीं रोक लिया। नहीं तो आपका भी मुजफ्फरनगर बनाने की सलाह थी यहाँ पूरी तरह से। तो ये तो बिल्कुल ठीक बात। राजनीति का ज्योतिष हूँ। राजनीति के ज्योतिष से हम जानना चाहेंगे कि भविष्य की राजनीति को लेकर के आपने कहा भाजपा जल्दी जाने वाली है, क्या कहेंगे इसमें? देखिए, जल्दी और देर से जाने की बात नहीं, लेकिन जिन बुनियादी चीजों को वो हिलाना चाहती है उससे लोगों में आहिस्ता आहिस्ता ये उनकी सोच की परतें खुलने लगी हैं कि इनके इरादे प्रजातंत्र के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के लिए, राइट टू वोट के लिए और जो कॉन्स्टिट्यूशन में कमेरे वर्ग को जो भी रिजर्वेशन सुविधाएं दी गई हैं उन पे कहीं ना कहीं लोगों में ये बात अब उभर के आ रही है कि इरादे ठीक नहीं है। इसलिए लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। और ज्योतिष की ये बात के समय में निर्धारित करूं तो वो तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन इतना जरूर है कि चल पड़े हैं उस दिशा में जहां समय तो समय ही बताएगा। लेकिन इन जिन नीतियों को लेके या जिन सोच को लेके चले हैं वो देश की जनता समझ गई है और समझ का ही ये परिणाम है कि 400 से 240 पे आए। SIR को लेकर चौधरी साहब आपका क्या वक्तव्य है? कई बार राहुल गांधी जी भी कह चुके हैं कि हरियाणा का चुनाव चोरी किया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, SIR का मैं तो ये कहूंगा कि एक SIR को आप आइडेंटिफाई करके नहीं इस सारी प्रक्रिया को देख सकते। ये कहीं ना कहीं इससे जुड़ी हुई EVM भी, इससे जुड़े हुए लॉजिस्टिक सपोर्ट जो EVM को है। जैसे मैं अभी सबसे बड़ा सवाल उभर के आया है इसके चिप के बारे में, और खास तौर पे जो SIR है वो इस इरादे से होती है कि चुनाव से पहले दिखाया जाए ये। अब ये नहीं, आप अंदाजा लगाएं, एक तरफ तो SIR, एक तरफ बांग्लादेश में एक कोई कत्ल हुआ है या जलाया, हाँ, उसको जिस कदर
दिल्ली के अंदर प्रोटेस्ट, कौन ये हिंदू क्या नाम, जो भी संस्थाएं हैं इनकी, बजरंग दल, जो भी बजरंग दल या जो भी है, जिस तरीके से आपका वो हाईलाइट करता है ना, ये हर रोज होती है ऐसी चीजें, लेकिन क्योंकि बंगाल में इलेक्शन है इसलिए इसको हाईलाइट करो। तो ये SIR के हिस्से है सारे। और वहां बाबरी मस्जिद का एक ऐसा बना दिया कि इसी से ही सारा इलेक्शन। तो जो भी है, मतलब SIR को सहारा देने वाले और SIR के माध्यम से वोट घटाना बढ़ाना, और जिस तरह के उन्होंने उसके मेजरमेंट रखे हैं, पैमाने कि किसकी वोट कटेगी, ये सारी चीजें दोबारा से देखने की हैं। इसलिए नहीं है कि आप लोगों के एक तरफ तो कहते हो 6 महीने आप कहीं रहो, आपको वोट का अधिकार है, और फिर जो डिलीशन होती है उसमें लाखों की संख्या आती है। तो मैं इन चीजों को एक प्रजातंत्र को कहाँ कहाँ से खतरा है, ये भी एक खतरा है सबसे बड़ा, जो SIR के माध्यम से हो रहा है। चौधरी साहब, ये बात कोई नहीं, पूरे हरियाणा को आप बारीकी से जानते हैं। जब आप वित्त मंत्री थे तो आपने बार बार कहा था कि मैं वो जमीन मत बेचना, NCR के करीब हैं, इनके भाव करोड़ों में होंगे। आज वो बात सत्य होती दिख रही है। अब आप मेवात आए हैं, कितना बदलाव पहले में और अब में आप देखिए, एक बात तो ये मान के चलो आप कि चाहे मैं हो और चाहे और कोई, किसान को बिजनेस करना तो आता नहीं, लेकिन ये जरूर है कि 2013 में जो लैंड एक्विजिशन एक्ट में चेंज हुआ है कांग्रेस के टाइम में, क्योंकि 2014 के बाद वही महकमा मेरे को मिला था, इसलिए मेरा ज्ञान ज्यादा है उसके बारे में। उस एक्विजिशन के चेंजेस से अब किसी सरकार की ये नहीं हो सकती कि ये एक्विजिशन करनी है, कर ही नहीं सकते। दूसरा, कुछ एक्ट ऐसे हैं जैसे नेशनल हाईवे है, रेलवे है, कोई एयरपोर्ट बनाना है, कोई कैंटोनमेंट है, ये 13 चीजें ऐसी हैं जिन पे एक्विजिशन का अधिकार है सरकार को। बाकी नहीं है कि यहाँ कॉलोनी बनानी है, यहाँ सेक्रेटरीट बनाना है, यहाँ हमारे को इंडस्ट्री लगानी है ना। लेकिन मुसीबत ये है कि किसान की धरती का साइज घट रहा है, और एक एक बच्चे के पास 1 एकड़, पौना एकड़, 1.5 एकड़, 1.25 एकड़ जमीन जब है और उसका वो मालिक हो, तो वो ये भी अंदाजा लगाने लग गया कि इससे तुम क्या तो बोओगे, क्या काटोगे, क्या बेचोगे, क्या कमाओगे, क्या खाओगे। तो इस सिचुएशन में बीजेपी की सरकार लैंड पूलिंग की, या जो ये कहते हैं ना भाई आप अपने आप, उसमें उनको एक सहूलियत मिल रही है कि ऐसे बच्चों को काबू करके, अगर वो 50 लाख मांगता तो उसको 55 लाख 60 लाख दे देते हैं। ये उनका एक प्लॉय है, जिससे कि मैं ये सोचता हूँ कि किसान की जो लैंड की जो बात है उस पर दोबारा से विचार करना चाहिए। वो विचार ऐसा है, इस देश के अंदर भी 21-22% जमीनें ऐसी हैं जो ना तो फॉरेस्ट लैंड है, ना वो और किसी चीज में, लेकिन उन पे कल्टीवेशन नहीं हो रही। कल्टीवेशन इसलिए नहीं हो रही कि उनको डिग्रेडेड लैंड का दिया हुआ है। सरकार को चाहिए ये कि उन बच्चों को जिनकी जमीनों का साइज घट गया, एक पोलिंग जब हमारे यहाँ करते हैं जमीन छीनने के लिए, तो वहां भी पोलिंग करें। कई कई लाख एकड़ जमीन पे उनको जो भी लेटेस्ट मशीनरी है उससे उसको खेती करने लायक बनाएं। तो साहब, एक आखिरी सवाल है कि हरियाणा में जो अब तक आपके दौरे हुए हैं या जितनी विधानसभा कवर की हैं, हरियाणा के लोग कांग्रेस के अंदर कुछ ढूंढ रहे हैं। तो वीरेंद्र जी हरियाणा में क्या ढूंढ रहे हैं, क्या कहेंगे?
नहीं, मैं तो ढूंढ नहीं रहा, मैं तो एक संदेश लेकर निकला हुआ हूँ। और हाँ, ये जरूर है कि इस यात्रा के दौरान बहुत से ऐसे कांग्रेसी जरूर मिले जो पिछले कई साल से निराश होकर घर बैठे हुए थे। उनके लिए शायद दरवाजे बंद हो गए थे पार्टी के अंदर, या जो भी कारण रहे हों। तो एक बहुत बड़ी संख्या ऐसे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं की है जो इस यात्रा के माध्यम से दोबारा जो सार्वजनिक जीवन है या राजनीतिक जीवन है उसके अंदर दोबारा से सक्रिय हुए हैं। और बाकी तो यात्रा में हर तरह का आदमी जुड़ता है। इसमें बुद्धिजीवी वर्ग भी है, इसमें जनसाधारण तो है ही। और जरूर जो पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हैं उनका जुड़ाव तो इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जिस सद्भाव की बात हम कर रहे हैं, जिस भाईचारे को बनाए रखने की हम बात कर रहे हैं, जिसमें राजनीतिक फायदे के लिए जहर घोलने का एक प्रयास है, उसकी काट भी राजनीतिक होना बहुत ज़रूरी है। और वो चीज़ सिर्फ कांग्रेस पार्टी करने में सक्षम है हमारे प्रदेश में और देश में भी। तो उस नाते कांग्रेस का लोगों से जुड़ाव और मजबूत हो और ज़मीनी स्तर पे बीजेपी का इसके साथ मुकाबला किया जा सके, इस यात्रा के माध्यम से हमारा ये भी प्रयास है। ब्रजेंद्र जी, राहुल गांधी जी से बीच यात्रा में आपकी मुलाकात हुई है। जी। उनको यात्राओं से गहरा लगाव है, खुद ने भी लंबी यात्रा उन्होंने की है। क्या वो हरियाणा की आपकी यात्रा में शामिल होंगे? कोई बातचीत हुई है? देखिए, उन्होंने मेरे को यात्रा के बीच में जब बुलाया तो मुख्यतः यात्रा के बारे में उन्होंने सारी जानकारी दी थी मुझसे। और लेकिन मैंने उनको शुरुआती तौर पर जब मैं मिला था तब एक औपचारिकता के नाते निमंत्रण जरूर दिया था। लेकिन यात्रा में वो कब आएंगे ये फैसला तो उनको करना है। लेकिन शायद हम ये चाहें कि वो जब यात्रा का समापन हो उसमें आए। लेकिन कई साथियों का ये भी मानना है कि जी बीच में आ जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। तो देखते हैं, अगली बार जब मैं उनसे मिलूंगा तब मैं इस बारे में बात करूंगा। अभी उनके आने के बारे में मैंने उस तरह से विशेष तौर पर बात नहीं की थी क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है कि जब आप यात्रा निकाल रहे हो और लोगों का एक जुड़ाव बनने लग रहा है, पार्टी के कार्यकर्ता और नेता बाहर आने लग रहे हैं, आपके साथ चलने लग रहे हैं, तो आपको भी तो पहले लीडरशिप के सामने ये साबित करना होगा कि ऐसी एक यात्रा चल रही है जिससे लोगों का जुड़ाव बन रहा है। तो उसमें अब स्पष्ट सी चीज़ है, हमें लगता है कि उस नाते तो यात्रा ठीक चल रही है। तो अब मुझे लगता है कि आगे जब मैं मिलूंगा तो ज़रूर उनको आमंत्रित करके आऊंगा। आपकी यात्रा को कितने दिन हो गए हैं? कितने किलोमीटर यात्रा सफर तय कर चुकी है? और खास बात यह है कि मौजूदा जो सरकार है उसके बारे में लोग क्या फीडबैक आपको दे रहे हैं? देखिए, हमारी यात्रा 5 अक्टूबर से शुरू हुई थी, तो उस तरह से तो करीब 2 महीने और 20 दिन हो गए अब इस यात्रा को चलते हुए। और 31वां हल्का है नू का। तो 1/3 से ज़्यादा हरियाणा हमारी यात्रा 1/3 हरियाणा से निकल चुकी है। और डिस्टेंस की अगर बात करें तो करीब 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस प्लस माइनस 50 हो गया होगा अब तक। और जहाँ तक सरकार का सवाल है, देखिए इस सरकार से ना लोगों को उम्मीद नहीं है कुछ, तो वो प्रतिक्रिया भी उसी तरह की है। अब किसान धरने पे बैठे हैं, उनसे बात तक करने नहीं आते। वो रेवाड़ी में भगवानपुर गांव है जिनकी 10 एकड़ जमीन ले ली है कह के कि तुम्हारे यहाँ 200 बेडेड हॉस्पिटल बनाएंगे, और उसके बाद मुकर गए उससे। वो 172 दिन से वहां बैठे हैं, उनसे लोकल एमएलए बात करने तक भी नहीं आता। तो इस तरह की व्यवस्था ये बनी हुई है क्योंकि इनको जो वोट मिला हुआ है वो मुख्यतः काम का नहीं मिला हुआ, और ना काम के वायदे का मिला हुआ है, ना इस चीज का मिला हुआ है कि युवा बेरोजगार के लिए कुछ करेंगे, किसानों के लिए कुछ करेंगे। तो उनको वोट मिला हुआ है विभाजन का। तो उस नाते मुझे लगता है कि शायद वो जन भावनाओं की ज्यादा लंबी चौड़ी कदर भी नहीं करते, क्योंकि जब आदमी के मन में ये आ जाए कि बिना कुछ करे भी वोट हमें मिल सकती है तो उस पर वो चल रहे हैं। और लोगों का भी यही मत है उनके बारे में कि इनसे कोई उम्मीद क्या रखें, कहाँ जाके अपना सर टकराएं। लेकिन ठीक है, अब सरकार का जैसा रवैया है, उदासीनता का रवैया है उनका, और ऐसी चीज लोग कब तक सहन करते हैं वो भी अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह है। मुझे लगता है लोग दोबारा से निकलेंगे। हालांकि वैसे तो पिछली बार भी माहौल तो पूरे प्रदेश में ऐसा था कि एक तरफा है सब कुछ, लेकिन जो नतीजे आए वो हमारे सामने। वीरेंद्र जी, पिता चौधरी वीरेंद्र सिंह जी का राजनीति में बड़ा नाम है, माता विधायक थी, आप खुद आईएएस थे।
कि सब कुछ के बावजूद भी आप राजनीति में आए, क्या कहेंगे? नहीं, मैं आईएएस में इसलिए नहीं गया था कि मेरे को नौकरी करनी थी। आईएएस में मैं इसलिए गया था कि मेरे को अपनी शनाख्त, अपनी पहचान बनानी थी। मैं कभी ये निकलवाना चाहता था कि बहुत बड़े बाप का बेटा है, कुछ नहीं कर सकता था, तो कुर्ता पजामा पहन के आ गया। तो नौकरी मेरे लिए उस दिन खत्म हो गई थी जिस दिन मेरा सिलेक्शन हुआ था। उसके बाद तो मैं इस इंतजार में था कि ये छोड़नी कब है, लेकिन वो छोड़ते छोड़ते 21 साल निकल गए, और वो एक अलग कहानी है। तो सारी चीजें आती हैं। अब वो 21 साल जिंदगी का 1/3 हिस्सा हो गया करीब करीब, तो ठीक है। सही है सद्भावना यात्रा। देखिए, जैसे मैंने कहा कि बीजेपी का जो राजनीतिक सोच है उनकी, वो कभी भी देश को या समाज को सबको इकट्ठा लेके चलने की नहीं है। सबूत के तौर पे उनके बड़े से बड़े नेता भी सार्वजनिक मंच से 80-20 की बात करते हैं। वो 20 जो है वो बदलता रहता है। वो राष्ट्रीय स्तर पे 20 कुछ और है, प्रदेश के स्तर पे वो कुछ और हो जाएगा, जिला के स्तर पे कुछ और हो जाएगा, हल्के के स्तर पे कुछ और हो जाएगा। ये जो सोच है, ये फांसीवादी सोच है। राष्ट्रवाद एक तो वो जब आपको अपने देश से प्रेम हो और आप पूरे देश को, देश की बढ़ोतरी में और देश के हर नागरिक की बढ़ोतरी में अपना देश प्रेम देखते हो। दूसरा जो फांसीवाद वाला होता है, वो 1 या 2 वर्गों को चिन्हित करते हैं, जिसको दुश्मन की संज्ञा दी जाती है, और बाकियों को उसके खिलाफ जोड़ने का प्रयास करते हैं, उसको वो राष्ट्रवाद कहते हैं। तो उससे हमारा बिल्कुल इत्तेफाक नहीं है। और इसी वजह से जो हरियाणा में ये पिछले, खास तौर पे 2016 से जो चाहे जातीय उन्माद है, चाहे सांप्रदायिक भड़काने का षड्यंत्र है, ये निरंतर प्रयास में लगे रहते हैं, और उसमें कुछ हद तक राजनीतिक तौर पर तो कामयाबी भी मिली है उनको। अब आपने देखा होगा पिछले 15 दिन से एक एमपी और एक एमएलए फिर चला दिए, तो रोज भद्दी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जानबूझ के करते हैं। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि वो 2 गालियां दें तो कोई उनको पलट के 4 दे, और जिस दिन वो तू मैं का रूप आगे बढ़ जाता है, जो वो करना चाहते हैं राजनीतिक तौर पे, वो स्वाभाविक तौर पे हो जाएगा। तो हम उस के विरोध में हम निकले हैं, उस सोच के विरोध में, और उसमें कांग्रेस की भूमिका बहुत अहम है। ये इसका दूसरा पहलू है। काट क्या है?